नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एस मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चल रहा है। ये हमारा जो वीडियो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 9 तक के, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है कितनी कैलोरीज। आपसे पूछा है कार्बोहाइड्रेट का जो 1 ग्राम है वो कितनी कैलोरीज देता है। 4 कैलोरीज, 5 कैलोरीज, 7 कैलोरीज या 9 कैलोरीज। तो कितनी देता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो हर ग्राम है, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती हैं, वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए 4 कैलोरीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है। ठीक है, 2 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी, 3 ग्राम पर केजी या 4 ग्राम पर केजी। आपसे पूछ रहा है मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है हर किलो में, यानी कि 1 किलो में कितनी प्रोटीन होनी चाहिए। 2 ग्राम 1 किलो में, 1 किलो में 1 ग्राम, 1 किलो में 3 ग्राम या 1 किलो में 4 ग्राम। तो कितनी होनी चाहिए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी 4 केजी पर ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, इनमें से क्या। ये आप लोग को ऑलरेडी आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि एक मोटे आदमी को क्या चीजें कम खाने की सलाह दी जाती है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। तो आपको पता होगा कि जो फैट्स होते हैं, जैसे आपका वसा, तेल हो गया, घी हो गया, इस तरह की जो चीजें होती है ये खाने से मना किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वसा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्यों मना किया जाता है, क्योंकि जो अत्यधिक वसा संचित होने से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। त्वचा तथा आहार नाल के ऊपर वसीय ऊतक के संचित होने से पेट निकल आता है और शरीर का वजन बढ़ने लगता है। इसलिए ये मतलब जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको वसा खाने के लिए मना किया जाता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। सचेत और अचेत नियंत्रण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण या राजतंत्रीय और प्रजातांत्रीय सामाजिक नियंत्रण। तो इनमें से कौन सा है सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। देखिए यहाँ फिर से आपसे क्या पूछ रहा है, सामाजिक नियंत्रण का कौन सा स्वरूप नहीं है। ठीक है, नहीं बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सिर्फ नहीं के चक्कर में आप अपना आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से जो 3 हैं वो सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप हैं, कोई एक है जो सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। तो वो कौन सा है जो सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। तो देखिए जो सचेत और अचेत नियंत्रण है ये भी सामाजिक जो नियंत्रण है इसके स्वरूप हैं। ठीक है, जो आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण है ये तो आप पहले प्रैक्टिस सेट में देख ही चुके हैं। और जो आपका राजतंत्रीय और प्रजातांत्रिक सामाजिक नियंत्रण है ये भी इसका एक स्वरूप है। लेकिन जो आपका अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण है ये सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं होगा। ठीक है, अन्य जो सभी है ये आपके सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक परिवर्तन प्रायः हुआ करते हैं सतत, अकस्मात, हिंसात्मक या निरर्थक। तो आपके जो सामाजिक परिवर्तन है ये किस तरह से होते हैं। तो देखिए आपके जो सामाजिक परिवर्तन है ये एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका। देखिए अकस्मात, भाई ये कोई आपदा नहीं है कि कोई एकदम से आ गई, या कोई क्रांति नहीं है कि एकदम से हो गई। ठीक है, ना ही ये कोई हिंसात्मक परिवर्तन है, किसी को मार काट करके कोई सामाजिक परिवर्तन लाया नहीं जा सकता है, और ना ही निरर्थक है कि उसके करने से कुछ होगा नहीं। सामाजिक परिवर्तन क्या है, एक धीमी गति से चलने वाला एक सतत परिवर्तन है जो लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन एक सतत परिवर्तन है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है। पतला चिकना, बी मोम सदृश चिकना पदार्थ, सी पानी जैसा ठंडा पतला पदार्थ या कोई भी नहीं।
तो ये भी आप देख चुके हैं कि जो गर्भ में बच्चा होता है उसके शरीर पर सफेद रंग का मोम जैसा एक चिकना पदार्थ लगा रहता है। ठीक है, ये क्यों होता है? ये गर्भ में शिशु की रक्षा करने के लिए उसके शरीर के ऊपर लगा रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग है कितना? 20%, 22%, 24% या 30%? तो आप सोच रहे हैं कितना है? तो देखिए, हमारे देश में जो प्रजनन योग्य जो महिलाएं हैं उनका परसेंट कितना है? ये है लगभग 22%। ठीक है, देखिए प्रजनन योग्य महिलाओं का आशय है देश में उपस्थित कुल महिलाओं में से उन महिलाओं की संख्या का प्रतिशत जिनमें प्रजनन की क्षमता होती है, यानी कि जो अभी मतलब जो जिनकी फर्टिलिटी जो है उनका है अभी, ठीक है, जो अपनी फर्टाइल एज में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका डिंब ग्रंथि का कार्य है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं। डिंब ग्रंथि का इनमें से क्या काम है? पहला है टेस्टोस्टेरोन का स्राव, सेकंड है आपका प्रोजेस्टेरोन का निर्माण, थर्ड है आपका सोमेटोट्रोपिक का निर्माण, या इनमें से सभी। आपसे पूछ रहा है डिंब ग्रंथि का क्या कार्य है? देखिए, जो आपका डिंब ग्रंथि का कार्य है ये क्या है? प्रोजेस्टेरोन का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमील बालों को कहते हैं क्या? टेराटोजेन, एमनियोन, वर्निक्स केसोसा या लेनुगो? क्या कहते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, लेनुगो। ठीक है, तो जो आपके भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल बालों को क्या कहा जाता है? लेनुगो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म के कारण भोजन विषाक्त संचारित होती है। इनमें से क्या? निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादक विषाक्त पदार्थों द्वारा विशेषता डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों, बी है आपका अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, सी है आपका दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो आपका क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म है इसके कारण जो भोजन विषाक्त संचारित होती है उसका क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या? निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा विशेषता डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है? ये आपसे पूछ रहा है जो खाद्य पदार्थ हैं वो सड़ते गलते या ये किस कारण से होते हैं? सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, उच्च तापमान, निम्न तापमान, या भंडारण? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि जो भोजन का सड़ना है वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो पैदा हो जाते हैं। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है कौन सी? आधारभूत उपापचय, कैलोरी, जूल, या कैलोरीमेट्री? इनमें से कौन सी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, आधारभूत उपापचय। देखिए, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की जो मात्रा है वो आधारभूत उपापचय यानी कि बेसल मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में एक व्यक्ति के शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को तथा शरीर ताप के नियमन में जितनी मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है उसे आधारी चयापचय का उपापचय यानी कि बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें संतुलित आहार का अर्थ है। ये भी आप पहले के प्रैक्टिस सेट्स में देख चुके हैं। ए, ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हों, ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व शामिल हो, ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सही मात्रा में शामिल हो, या डी तरल आहार। ठीक है, देखिए इसमें जो आपके ऑप्शन नंबर बी और सी हैं
आपको फर्स्ट और डी पहले से ही पता चल गए होंगे कि केवल फल और सब्जियां आपके संतुलित आहार नहीं होते और सिर्फ तरल पदार्थ भी आपके संतुलित आहार नहीं होंगे। देखिए इसमें अगर ऑप्शन नंबर आपका सी ना होता तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता, लेकिन ऑप्शन नंबर सी और बी में सिर्फ क्या फर्क है, सही मात्रा में। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भाई सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित होना तो जरूरी है ही है, लेकिन कौन सी चीज आपको किस मात्रा में चाहिए ये भी उतना ही जरूरी है जितना सारे तत्वों का उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। संतुलित आहार क्या है, एक ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे कहा जाता है क्या, प्रवेशक पोषण, नासा जठर पोषण, माता पिता संबंधी पोषण या खारा पोषण। तो तब इसको क्या कहा जाता है, तब इसको कहा जाता है माता पिता संबंधी पोषण। ठीक है, मतलब जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये मतलब कब होता है ये, देखिए जब कोई मरीज पोषक तत्वों यानी कि भोजन को सामान्य रूप से आहार नल द्वारा ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता है, तब उस मरीज को जीवित रखने के लिए सभी आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनको अंतःशिरा यानी कि जो आपकी नसें हैं उनके द्वारा दिया जाता है। इस तरह के पोषण को क्या कहते हैं, इस तरह के पोषण को माता पिता संबंधी पोषण या जो आपका पेरेंटल न्यूट्रिशन है ये कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन से पोषक अभाव रोग नहीं है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कोई जो आपके दो रोग हैं वो पोषक अभाव रोग नहीं है, यानी कि वो पोषण की कमी से होने वाले रोग नहीं है। ठीक है, इन 5 में से कौन से, ए है आपका जीरोफ्लेथेल्मिया, नेक्स्ट है आपका डिस्लीपिडेमिया, सी है आपका ऑस्टियोमिलेसिस, नेक्स्ट है आपका केटोमेलेशिया, नेक्स्ट है आपका ओनेरेक्सिया नार्वोसा। तो इन 5 में से कौन से वो 2 रोग हैं जो पोषण अभाव से नहीं होते हैं, तो ये है आपका कौन कौन सा, ऑप्शन नंबर देखिए एक है आपका बी, ठीक है, और एक होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। तो इस बी और सी किस में है, देखिए बी और सी आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कौन कौन से रोग हैं आपके, डिस्लीपिडेमिया और ओनेरेक्सिया नार्वोसा, ये 2 रोग हैं जो आपके पोषण अभाव रोग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो आपके बाकी सारे हैं ये तीनों, ये क्या है आपके, ये पोषण अभाव रोग हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वह समाजशास्त्री जिसने पश्चिमी देशों में स्त्रियों की कपड़ों में आने वाले परिवर्तनों को देखकर चक्रीय पद्धति का शास्त्रीय विश्लेषण किया, वो इनमें से कौन है, पीटरिम सोरोकिन, ए.एल. क्रोबर, अर्नोल्ड टाइनबी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन से समाजशास्त्री हैं, ये हैं आपके ए.एल. क्रोबर। ठीक है, देखिए ए.एल. क्रोबर चक्रीय पद्धति का शास्त्रीय विश्लेषण पश्चिमी देशों में स्त्रियों के कपड़ों में आने वाले परिवर्तनों को केंद्र में रखकर करता था। ठीक है, इस प्रकार के चक्रीय क्रम में उनके कपड़ों से जुड़ी रुचियों में बदलाव आते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका क्या है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन ये अलग फॉर्म में था। देखिए ये क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया है। आपने प्रीवियस उसमें क्या देखा है, आपने प्रीवियस में देखा है कि राज्य को किस धारा के तहत शक्ति प्राप्त है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध, पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है कि जो आपका दहेज प्रतिषेध नियम है ये किस सन में आया था। तो ये आपका किस सन में आया था, ये आया था 1961 में। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया, यानी कि जो आपका दहेज है इसको किस धारा में परिभाषित किया गया है। देखिए आपको एक, अगर ये आपका कॉमन सेंस है, अब तक आपने चीजें पढ़ रखी हैं तो आपको ये पता होगा कि जिस चीज से अगर संबंधित नियम बनेगा तो उस चीज के बारे में सबसे स्टार्टिंग में बताया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग की जो चीजें होंगी, स्टार्टिंग की कुछ चीजों में ही उनके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है आपका
ऑप्शन नंबर बी। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 है, इसमें दहेज की परिभाषा दी गई है। ठीक है, देखिए इस अधिनियम के अनुसार दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत अभिप्रेरित है जो विवाह के समय या पूर्व या पश्चात द्वारा एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः पीढ़ी संघर्ष के आशय हैं इनमें से कौन? प्रत्येक समुदाय या समूह में पाया जाने वाला संघर्ष, एक समूह से दूसरे समूह के मध्य संघर्ष, दो जातियों के मध्य संघर्ष या सामान्य पीढ़ी के लोगों के मध्य संघर्ष। अंतः पीढ़ी संघर्ष से क्या मतलब है? तो देखिए अंतः पीढ़ी संघर्ष से आपका मतलब है समान पीढ़ियों के मध्य के लोगों के मध्य संघर्ष। देखिए जब दो पीढ़ियों के मध्य संघर्ष होता है तो उसको अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब एक ही पीढ़ी के लोगों में यानी कि समान पीढ़ी के लोगों के मध्य संघर्ष हो तो उसको अंतः पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या है आपका? नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा है? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि नीति आयोग के द्वारा जो गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सबसे गरीब राज्य कौन सा था? तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसका आप अनुमान भी लगा सकते हैं। सबसे गरीब राज्य कौन सा था? ये था आपका बिहार। ठीक है, ऑप्शन क्या है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसमें सबसे गरीब आपका कौन सा था? सबसे गरीब था आपका बिहार। देखिए सबसे गरीब था आपका बिहार, उसके बाद था झारखंड और उसके बाद था तीसरे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हमारे लिए एक मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है, चिंता का विषय है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन परिवार विकास का संबंध किससे है? उच्च प्रजनन को कम करना, उच्च मृत्यु दर को कम करना, गरीबी को कम करना या समावेशी विकास को बढ़ावा देना। तो आपका भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन परिवार विकास का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रजनन को कम करना। ठीक है, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में मिशन परिवार विकास की शुरुआत की गई थी। देखिए इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस एक ही लाइन से पहला आपसे पूछा जा सकता है जो मिशन परिवार विकास है आपका, ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन परिवार विकास का जो मतलब शुरुआत है कब की गई थी? ये आपकी की गई थी 2016 में। ठीक है, देखिए इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अधिक प्रजनन दर वाले जिलों में प्रजनन की दर को कम करना है। इसकी शुरुआत देश में 7 जगहों पे की गई थी, 7 राज्यों में की गई थी। वो 7 राज्य कौन से आपको याद रखना है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम। ठीक है, इन 7 राज्यों के कुल 146 जिलों में ये जो अभियान है, ये जो विकास संबंधी अभियान है, ये चलाया जा रहा है। देखिए इसमें ये जो 7 राज्यों के नाम है ये दिमाग में रखिएगा, आपसे ऐसे नाम नहीं पूछ लिए जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारत सरकार का मिशन परिवार है इनमें से कौन सा एक जिला एक राज्य नहीं है, तो आपको 3 सही राज्य दिए जाएंगे और एक आपका कोई अलग राज्य दे दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका महाराष्ट्र दे दिया, सिक्किम दे दिया, पंजाब दे दिया। ठीक है, तो 7 राज्य याद रखिएगा कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और असम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रजनन उच्च प्रजनन को कम करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका जनांकीय संक्रमण है इसके सिद्धांत को किसने दिया था? जी.टी. टिवार्थी ने, जे. क्लार्क ने, F.W. नेटोस्ट्रीन ने या जे. स्पेंगलर ने? किसने दिया था? तो देखिए जो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है ये आपका दिया था F.W. नोटस्ट्रीन ने। ठीक है,
आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि किस सन में दिया था, तो ये आपका दिया था 1945 में। ठीक है, ये दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होती है और जिसको 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन इसका ये बन सकता है कि FW नोटेस्ट्रीन के जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या को कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, तो आपका आंसर होगा 4 अवस्थाओं से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका परामर्श सेवा के स्तर हैं कौन से, अनौपचारिक परामर्श सेवा, गैर विशेषज्ञ परामर्श सेवा, व्यावसायिक परामर्श सेवा या उपर्युक्त सभी। देखिए, परामर्श के बारे में अब तक आप 9 प्रैक्टिस सेट में काफी बार देख चुके हैं। ठीक है, तो अब तक आपको इसका क्लियर आइडिया हो गया होगा। जो परामर्श सेवा के स्तर हैं वो कौन से हैं, तो ये तीनों ही हैं। ठीक है, अनौपचारिक, गैर विशेषज्ञ और व्यावसायिक, ये तीनों ही क्या है, परामर्श सेवा के स्तर हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक परामर्शदाता नहीं कहलाते हैं कौन से, शिक्षक, चिकित्सक, वकील या धर्मगुरु। ठीक है, आप पूछे शैक्षिक परामर्शदाता। ठीक है, तो इसमें से देखिए, इसमें जो आपका शिक्षक है, ठीक है, ये भी आपका शैक्षिक परामर्शदाता है। जो चिकित्सक है ये भी आपको मतलब मेडिकल फील्ड है, ठीक है, जो मेडिसिन है, जो ट्रीटमेंट है, उसके बारे में जो आपको क्या देता है, नॉलेज देता है। यानी कि जो आपका मेडिसिन से रिलेटेड जो एजुकेशनल नॉलेज वो आपको देता है। जो वकील है ये भी आपको आपका लॉ से रिलेटेड जो एजुकेशनल नॉलेज है वो दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो आपके धर्म गुरु हैं ये आपको रिलीजियस शिक्षा देते हैं। ठीक है, धर्म की शिक्षा देते हैं, ये आपको शैक्षिक परामर्श नहीं देते हैं। ठीक है, और शैक्षिक परामर्श के अंतर्गत आपका धर्म गुरु नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म गुरु। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है भारत में यूनिसेफ का कार्यालय कब स्थापित किया गया, 1946 में, 1947 में, 1948 में या 1949 में। तो ये भी आप शायद एक बार देख चुके हैं। भारत में यूनिसेफ का कार्यालय कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था आपका 1949 में। ठीक है, यानी कि आजादी के 2 साल बाद। ठीक है, तो देखिए जो यूनिसेफ ने 1949 में 3 सदस्यों के साथ भारत में अपना काम शुरू किया और 1952 में दिल्ली में यूनिसेफ का कार्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, इस हिसाब से मतलब जो इसका आंसर है, सटीक आंसर अगर इसमें होता ऑप्शन में 1952, तो आप क्या करते, 1952 आंसर लगाते। ठीक है, क्योंकि मतलब जो दिल्ली में ऑफिशियल कार्यालय खुला था ये खुला था 1952 में, लेकिन यूनिसेफ ने जो अपना पहला 3 सदस्यों के साथ भारत में अपना काम करना शुरू किया था, ये किया था 1949 में। ये आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से इसका आंसर लगाएंगे। अगर ये पूछेगा कि दिल्ली में अपना कार्यालय कब स्थापित किया, तो आंसर होगा आपका 1952। और ये पूछेगा कि काम करना कब शुरू किया, ठीक है, प्रथम मतलब कार्यालय कब स्थापित किया, तो ये हो जाएगा आपका 1949। इस क्वेश्चन में भी अगर 1952 आंसर में दिया होता तो आपका 1952 आंसर सही होता, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से क्या सही है, इस ऑप्शन के हिसाब से सही है आपका 1949। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या पूछ रहा है आपसे, किसके अनुसार पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार। ठीक है, यानी कि UNFPA के अनुसार। ठीक है, तो ये क्या है आपका 7,268 मिलियन, 7,954 मिलियन, 8,625 मिलियन या 8,222 मिलियन। तो कितनी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्तमान की जनसंख्या, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7,954 मिलियन। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी जनसंख्या है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, 7,954 मिलियन है। मिलियन है, ये याद रखिएगा।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है ये कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होपफुली आप में से बहुत सारे लोग या अधिकतर लोग पेट का भी एग्जाम दे रहे होंगे। तो अगर अभी आपका फोकस क्या है, जो आपका 4-5 दिन जो बचे हैं इनमें अपना फोकस पेट एग्जाम पर रखिए, क्योंकि आगे उस एग्जाम से बहुत सारी आपकी वैकेंसी आने वाली हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी ये जो मुख्य सेविका का आपका है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपका पेट का एग्जाम होने के बाद बहुत जल्दी हो जाएगी। तो पेट का एग्जाम देने के जस्ट बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना पूरा फोकस मुख्य सेविका के एग्जाम पर लगा लेना है। देखिए, क्योंकि ये भर्ती क्या है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा इजी है। आपने इतना सरल जो सिलेबस है वो किसी का भी नहीं देखा होगा, सिर्फ 20 पॉइंट का सिलेबस है। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष लोगों को ही मौका भी मिला है। ये भी आपके लिए क्या है, एक ये आपके लिए वैकेंसी जो एक अपॉर्चुनिटी जैसी है। और इस ये आपकी वैकेंसी है, ठीक है, ये जो आपकी भर्ती है, जो आपको पोस्ट मिलेगी, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले क्या करिए, अपना 4-5 दिन पेट के एग्जाम को दीजिए और उसके बाद पूरा फोकस अपना यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका पर लगा दीजिए, क्योंकि इस भर्ती को निकालना बहुत ही आसान है बाकी भर्तियों के कंपैरिजन में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।